किसी को हम बताते हैं कि जी सीवी यार मेरा अच्छा सा कर दे, मुझे तो कोई इंटरव्यू कॉल नहीं आती है। देयर इज़ नो यूनिवर्सल फॉर्मेट फॉर अ सीवी, बट अगर जॉब की रिक्वायरमेंट है कि उस बंदे को .NET आनी चाहिए तो आप सीवी पे अगर .NET लिखा होगा तो वो सीवी आगे जाएगा, पास होगा, वरना वो सीवी जो है वो पास नहीं होगा। PhD की होती है लेकिन उनका जो है ना वो ईमेल एड्रेस जो है वो ऐसा ही कुछ हुआ होता है कि टाइगर आइज़ या ऐसे करके कुछ होता है। टुडेज़ वर्कशॉप इज़ अबाउट CV राइटिंग। ठीक है, द बेसिक प्रेमाइज, द बेसिक कह लें कि द पर्पस बिहाइंड द वर्कशॉप इज़, हम लोगों ने किसी ना किसी स्टेज पे ये बात सुनी होगी, यार अच्छा सा CV तो बना दे यार, या किसी ना किसी को हमने कहा होगा या किसी ना किसी को कहते हुए ये सुना होगा, या कोई ना कोई हमारा एक HR में ऐसा दोस्त होता है जो सबके CV बनाता है। रीज़न कि हमें पता नहीं होता कि हमने CV में क्या लिखना है, या किसी को हम बताते हैं कि जी CV यार मेरा अच्छा सा कर दे, मुझे तो कोई इंटरव्यू कॉल नहीं आती है। मैं आप लोगों को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना चाह रहा हूँ, द बेसिक स्ट्रक्चर यू नीड टू हैव इन योर हेड, कि आप लोगों को पता हो कि मैंने अपना CV कैसे बनाना है और अपनी स्ट्रेंथ्स को CV पे कैसे पोर्ट्रे करना है। क्योंकि आपका CV पहली चीज़ होता है जो किसी कंपनी के पास पहुंचता है। कंपनी डायरेक्टली किसी को नहीं बुलाती है, अपने CV के थ्रू अप्लाई करना होता है। सो बेसिकली इट इज़ यू ऑन अ पीस ऑफ पेपर। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। दिस इज़ मी, लिटरली मी। ठीक है, मेरे जैसा लग रहा है ना? चलें जी। आई एम एन अंडर ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ बॉल्टन, पोस्ट ग्रेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सल्फर्ड, हैप्पीली मैरिड, इस पर जोर दे रहा हूँ, HR प्रोफेशनल विद 15 years ऑफ डाइवर्स एक्सपीरियंस इन HR, और आजकल मेरी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है स्ट्रेटजी एंड HR एनालिटिक्स। आई एम अ चेल्सी फैन। मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कौन फुटबॉल देखता है और शौक से देखता है या नहीं देखता। ठीक है, PSL तो ख़त्म हो गया। आइस ब्रेकर से स्टार्ट करते हैं। सारे चुप चुप बैठे हैं, ठीक है, थोड़ा सा जो है ना वो एनर्जी लेके आते हैं रूम में। अपनी 3 कोई भी वीकनेसेस लिख के मुझे बता दें, कोई सी 3 वीकनेसेस जो आपको लगता है कि आप लोगों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या ओवरकम करने की ज़रूरत है। सर एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। जी जी बिल्कुल। सर बच्चा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर निकलता है, लेकिन सर क्या वजह कि उसको अपनी CV तक नहीं लिखनी आती है, तो इसके अंदर सर फॉल्ट हमारा है कि हमारी यूनिवर्सिटी क्या है कि इसका फॉल्ट है? ये आप क्या सर समझते हैं? देखें, देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यूनिवर्सिटी कैन डू टू इम्प्रूव योर नॉलेज एंड स्किल सेट। ठीक है, ये वर्कशॉप कराने का यही मकसद एक है कि जो गैप आ रहा है यूनिवर्सिटी के से पास आउट लोगों में और जो प्रैक्टिकल जॉब जो करते हैं, वो गैप जो है कवर किया जाए और आप लोगों को नॉलेज दिया जाए। इसीलिए कासिम अली शाह फाउंडेशन ने ये फ्री सेशन अरेंज किया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग अपने जो चीज़ें हैं उनको इम्प्रूव कर सकें, अपने आप को अच्छे तरीके से पोर्ट्रे कर सकें CV। मैं हूँ सर बेसिकली पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। ठीक है। और सर जिस टाइम में पंजाब यूनिवर्सिटी में एंटर हुआ था ना, जिस टाइम मेरा एडमिशन हुआ था, उस टाइम मैं इतना खुश था कि पता नहीं मुझे कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। अब कई दफ़ा सर रो रहा हो तुम, नॉलेज भी सर गेन हो रहा है, टोटली सर रटा सिस्टम है। जो चीज़ें पहले पढ़ चुके वही ज़्यादा पढ़नी पड़ी और टोटली सर रटा सिस्टम। आप क्या कर रहे हैं? सर मैं BCom ऑनर्स कर रहा हूँ। अच्छा, नहीं, ये पंजाब यूनिवर्सिटी इज़ अ गुड यूनिवर्सिटी। सर गुड यूनिवर्सिटी, लेकिन सर यूनिवर्सिटी अपने साथ इंडस्ट्री को नहीं लिंक कर पा रही है। ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का डायलेमा है, ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का शॉर्टफॉल है और ये बहुत बड़ी एक डिबेट है। ठीक है, इसमें कोई पंजाब यूनिवर्सिटी ही नहीं है सिर्फ इन्वॉल्व, इसमें तो सारी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ ही इसी चीज़ को ओवरकम करने की कोशिश कर रही हैं कि ये गैप हमने कैसे जो है वो कवर करना है। बिलीव मी, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के एक साहब के साथ बैठा था, वो कहते हैं कि हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स के बारे में इवन कि ये भी कंप्लेंट आती है कि ये दे कैन नॉट स्टेपल 2 पीस ऑफ पेपर्स टुगेदर, कि वो स्टेपल करना नहीं उनको आ रहा होता। तो
हमारे जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं उनमें स्किल सेट को इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और यूनिवर्सिटीज़ अक्रॉस पाकिस्तान उनको ये चीज़ जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं और इस चीज़ को इम्प्रूव कर रहे हैं। इवन कि सर घर में भी मैं ये बात करता हूँ ना कि इस टीम डिग्री की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, स्टूडेंट के अंदर स्किल्स पैदा करने की ज़्यादा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वाले मुझे गालियाँ निकालते हैं, कहते तो पता नहीं कौन सी सदी में रहते हो, ये हुआ है सर, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते कि मॉडर्न दौर है कि इस टाइम क्या चीज़ की ज़रूरत है। हाँ हाँ। मैंने ये भी बात की, मैं कहा जो इस टाइम हम सिलेबस पढ़ी, मैंने कहा मेरे कई दफ़ा मैं कह चुका कि मेरे नज़दीक एक्सपायर हो चुका हुआ है, एक्सपायर इस सूरत में हो चुका हुआ है कि इसकी इंडस्ट्री में कोई ज़रूरत नहीं रह गई हुई है। मैं कहा बीकॉम की वैल्यू इस टाइम 0 जा रही है, सीए की वैल्यू है, एसीसी की वैल्यू फिर भी है, लेकिन मैंने कहा मेरे नज़दीक बीकॉम ऑनर्स की वैल्यू 0 हो चुकी हुई है। वो कहते कि अपने अंदर गट्स पता कोई कोर्स चेंज करो, कहते पागल है कि जिन्होंने वो कोर्स बना लिया है। तो मैं कहा यार आप लोगों के साथ सर खपाना ऐसी जैसे भैंस के आगे बीन बजाना है। नहीं देखिए, आई स्लाइटली एग्री बट आई स्लाइटली डिसएग्री विद यू एज वेल। बीकॉम ऑनर्स ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कहें कि जी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है इंडस्ट्रीज़। यू हैव अ लॉट ऑफ पाथवेज आफ्टर दिस, ठीक है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं तो आजकल कोई भी कहता है कि मुझे ACCA करना है या CA करना है, सो आई टेल देम कि आप ICAEW के CA की तरफ क्यों नहीं जाते हैं। तो अपने लिए एक नीश पैदा करें, अपनी एफ़र्ट्स जो है वो ऐसी तरफ लगाएं कि आपको पता हो कि यहाँ पे मैं जो है वो एक नीश अपने लिए क्रिएट कर सकता हूँ। सो यू स्टिल यंग, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। जी वीकनेसेस जी बताएं, क्या लिखा है? पहली है प्लानिंग बहुत ज़्यादा होती है पर इम्प्लीमेंटेशन कम है। ठीक है, स्लीपिंग कुछ ज़्यादा। ये तो सारी क्या लें कि नेशन का एक तरह से मसला आ गया ना, कि प्लानिंग हम बहुत ज़्यादा करते हैं, इम्प्लीमेंट जो है ना वो नहीं करते हैं। स्लीपिंग कुछ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और स्लीपिंग की वजह से फिर प्रोक्रेस्टिनेशन काम थोड़े से डिले हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, आप कोई इधर से बताना चाहेगा अपनी 3 वीकनेसेस? जी What I think मुझे unfamiliar person के साथ socialize होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है। And second is जब मैं ऑफिस के बाद घर जाता हूँ तो एक्टिव रूटीन नहीं है मेरी। ठीक है। एक्सरसाइज करनी चाहिए ये चीज़। ठीक है। मैं लेजी फील करता हूँ। ठीक है। And third one is balance between professional and personal life. What I think ऑफिस की चीज़ें घर जाके डिस्कस हो रही हैं, घर की चीज़ें ऑफिस में डिस्कस हो रही हैं। तो वर्क लाइफ बैलेंस मिसिंग है। ठीक है जी। इस तरह कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, लोगों से कोई बात सोशल होना या अपनी बात को अच्छे तरीके से कह देना, ये एक वीकनेस है। और दूसरी है रिपोर्ट राइटिंग जो होती है, डिफरेंट टाइप की बिजनेस रिपोर्ट राइटिंग, वो प्रॉपर नहीं है। ठीक है। और तीसरी लेजीनेस टू इम्प्रूव, ठीक अपने है। आप को अपडेट करना कंटिन्यूसली। एक तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऐसे हैं कि वो हेल्प नहीं करते, और जो जॉब और बाकी रूटीन मसरूफियात है उसमें से अपनी अपडेशन के लिए वक्त निकालना या कुछ सोर्स ढूंढना, ये चैलेंजिंग है। ये चैलेंजिंग है। आई डू एग्री विद दैट कि मुश्किल होता है टाइम निकालना, बट अगेन ये आपका करियर है, आप अपने लिए करेंगे। आजकल आसानी ये है कि आपके पास सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे मीडियम्स बहुत ज़्यादा हैं। आपने कोई स्किल सीखना है तो आप यूट्यूब इज़ ऑलवेज़ देयर। मैंने कई चीज़ों में ऐसे, मेरा एक्सेल शायद थोड़ा सा उतना जो है ना वो अच्छा नहीं था, लेकिन यूट्यूब से गूगल से देख देख के मैंने 6 महीने मैंने डिसाइड कर लिया कि आई हैव टू डेडिकेट 1 आवर एवरी डे फॉर माई सेल्फ। और वो ऐसा 1 घंटा था कि मैं अगर सुबह मेरा ऑफिस का टाइम 9 बजे हुआ करता था तो मैं 8 बजे पहुंच जाता था ऑफिस, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, विदाउट एनीथिंग। 8 से 9 मैंने अपने वो चीज़ को इम्प्रूव किया। सो टाइम अपने लिए खुद निकालना है, ये कोई आपके लिए आके टाइम नहीं निकालेगा कि जी आप जो है ना आपको ये टाइम दिया जा रहा है। ये हमने अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए टाइम खुद जो है वो डेडिकेट करना है और डिसाइड करना है कि क्या स्किल हम सीखना चाह रहे हैं। ठीक है जी। टॉक अबाउट माई 3 वीकनेसेस। आई एम बैड एट मैथ्स, आई एम अ बैड ड्राइवर। बहुत कोशिश की है कि ड्राइविंग अपनी बेहतर कर लूँ, लेकिन और थर्ड वीकनेस इज़ आई कैंट से नो।
तो ये भी एक आपकी स्ट्रेंथ होती है कि आपको पता हो कि आपने नो कहाँ पे कहना है, कहाँ पे नहीं कहना. सो आई एम स्टिल ट्राइंग टू इम्प्रूव ऑन दिस थिंग्स. राइट, resume writing is your first step towards a successful interview. रिक्रूटर आपका CV जो है वो सबसे पहले देखता है. CV में उसे स्ट्रेंथ, कीवर्ड्स नज़र आएंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा. अदरवाइज़ रिक्रूटर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर CV पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करे या हर कैंडिडेट को बुला के उसे इंटरव्यू करे. So your CV is your first step, and this is you on a paper. Right, contents हमारे आज की वर्कशॉप के होंगे. What is a CV? फिर CV फॉर्मेट पे बात करेंगे, कंपोनेंट्स एंड स्ट्रक्चर पे बात करेंगे, प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए CV की, कॉमन पिटफॉल्स टू अवॉइड, ATS फ्रेंडली CV पे बात की जाएगी. उसके बाद क्वेश्चंस कोई होंगे तो वो आप लोग यू कैन फायर दैट अवे. सो अ CV इज़ अ लैटिन वर्ड फॉर कोर्स ऑफ लाइफ, and it is a professional document highlighting one's education, experience and accomplishments. And there is no universal format for a CV, but the format of the CV should be simple, professional and easy on the eye. Information recruiter को ढूंढनी नहीं पड़े. It should jump out of the paper. The format of the CV should be symmetrical, pleasant and should highlight your achievements and capabilities, and always use an ATS फ्रेंडली CV फॉर्मेट. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आजकल सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रही हैं जिसको कहते हैं एप्लीकेशन या एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम. जब आप किसी भी कंपनी में जहाँ पे ATS है आप अप्लाई करते हैं अपने CV के थ्रू, वो CV ATS स्कैन करता है अगेंस्ट सर्टेन कीवर्ड्स. अगर जॉब की रिक्वायरमेंट है कि उस बंदे को .NET आनी चाहिए तो आप CV पे अगर .NET लिखा होगा तो वो CV आगे जाएगा, पास होगा, वरना वो CV जो है वो पास नहीं होगा. और .NET भी सर्टेन तरीक़ों से लिखना है तो तभी जो है वो ATS उसको कैच कर सकेगा. कंपोनेंट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ CV. सबसे पहले आपकी आनी चाहिए नाम, पर्सनल डिटेल्स. I'm a recruiter. I have worked for about 15-16 years. मुझे बहुत बुरा लगता है कि बंदे का नाम जो है वो कहीं पे एंड पे हो या दरमियान में हो, या मुझे बंदे का नाम या कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो मुझे ढूंढनी पड़े. सो दे शुड बी द फर्स्ट वन. आपका नाम जो है वो क्लियरली रिटन नाम हो. CV के ऊपर जो है लोगो कुछ लोगों ने लगाया होता है CV. नो, वो जब आप एक अप्लाई कर रहे हो सो इट मीन्स यू आर अप्लाइंग थ्रू अ CV. आपको CV के ऊपर CV लिखने की ज़रूरत नहीं है या रेज़्यूमे लिखने की ज़रूरत नहीं है. पर्सनल स्टेटमेंट. Personal statement should ideally be not more than 3 to 4 lines in a single paragraph. State your key expertise and areas of professional interest. Tell what you can bring to the role and what value additions to the organization you can do. Grab the attention and interest of the recruiter through this paragraph. Keywords या key skills. Do a SWOT analysis and sell yourself by stating what are your strengths. आप .NET में अच्छे हैं या आप किसी और स्किल में अच्छे हैं, आप SAS में अच्छे हैं
या आप जो है वो कोई भी और टेक्नोलॉजी में अच्छे हैं, सो दैट इज़ योर स्ट्रेंथ। टेक्निकल नॉलेज आपका किसी चीज़ में बहुत अच्छा है, आप वो मेंशन करें। कोर एरियाज़ जो आपके हैं कि यू आर अ डेवलपर, यू आर अ प्रोग्रामर, या यू आर QA या सपोर्ट के बंदे हैं, तो अपनी जो है ना कोर एरियाज़ जो है वो मेंशन करें। सॉफ्टवेयर जिस पे काम किया है वो मेंशन करें। फाइनेंशियल पैराडाइम नॉलेज यू हैव। आप लोगों ने सॉरी हाँ जी, कि आपको क्या केपेक्स का नॉलेज है, ओपेक्स का नॉलेज है, आपको एबिटा का नॉलेज है, ये चीज़ें ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि फाइनेंशियल्स के इर्द गिर्द हर चीज़ घूमती है, हर चीज़ रिवॉल्व उसी के अराउंड होती है। हमने बहुत सारी एक्सरसाइजेज़ की होंगी, या बहुत सारे ऐसे कह लें कि टाइम गुज़रे होंगे कि जब हमने अपना एक स्वॉट एनालिसिस किया होगा किसी कंपनी का या किसी इंडस्ट्री का, या हमने ये टर्मिनोलॉजी बहुत जगह पे जो है ना यूज़ की होगी, लेकिन हमने कभी ये नहीं किया कि हमने अपना स्वॉट एनालिसिस किया हो। सो बिफोर मेकिंग अ CV वी नीड टू डू आवर स्वॉट एनालिसिस। हमें अपना देखना है कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हमारी वीकनेसेस क्या हैं, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और थ्रेट क्या हो सकती हैं हमारे लिए। ठीक है, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है कि बिफोर राइटिंग अ CV डू योर स्वॉट एनालिसिस, ताकि आपको एग्जैक्ट पता हो कि मुझे क्या लिखना है CV में और क्या मेंशन करना है। हाउ डू यू डू अ स्वॉट एनालिसिस? अपनी स्ट्रेंथ लिखें, वीकनेसेस लिखें, अपॉर्चुनिटीज़ लिखें और थ्रेट्स पे बात करें। आप ये स्वॉट एनालिसिस है। CV लिखने से पहले हाँ जी, CV लिखने से पहले स्वॉट एनालिसिस करना है। राइट, पर्सनल एक्सपीरियंस के बाद रिक्रूटर इज़ इंटरेस्टेड इन सीइंग योर वर्क एक्सपीरियंस, कि आपका रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस कितना है और क्या है। इसमें आपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस विद डेजिग्नेशन, नेम एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड डेट आपने मेंशन करना है। आई हेट CV के जहाँ पे कभी डेजिग्नेशन नहीं किसी ने मेंशन किया होता, वो मेरे लिए बहुत कह लें कि मुश्किल हो जाता है कि मैं स्कैन करूं कि मैं, क्योंकि अब मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन कॉल करके मैं ये नहीं पूछूंगा कि ये बंदे ने आपके साथ काम किया था, इसने CV पे अपना डेजिग्नेशन नहीं लिखा हुआ, तो किस डेजिग्नेशन पे इसने आपके साथ काम किया था। आई डोंट हैव टाइम फॉर दैट। सो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिखें कि किस डेजिग्नेशन पे काम किया था, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी और किस टेन्योर में आपने काम किया था। अचीवमेंट्स आपकी क्या थी, उस सेक्शन में ये अचीवमेंट्स भी आपकी हाईलाइट होनी चाहिए। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी क्या थी, R&R इज़ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी उस रोल में क्या थी, और की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज़ आपके क्या थे जिसमें आपने सर्व किया उस ऑर्गेनाइजेशन को। या आप मेंशन करें कि आपने क्या इम्प्रूवमेंट्स लेके आए ओवरऑल सिस्टम में। सो हाइलाइट्स ऑफ योर अचीवमेंट्स and key responsibility areas. Then principally the recruiter is interested in your professional qualifications and degrees, so state only universities, professional qualifications. Recruiter is not interested in seeing your O-level, A-level, intermediate, metric, because जब आप प्रोफेशनल डिग्री कर लेते हैं, सो दीज थिंग्स बिकम अ बिट इररेलेवेंट।
सर्टिफिकेशंस, रेलिवेंट कोर्सेज आपने कौन कौन से किए हैं वो मेंशन करें। इसका क्या इम्पैक्ट होता है? इट टेल्स द रिक्रूटर दैट यू आर कीन एंड हंग्री टू लर्न एंड यू कीप अप विद द ट्रेंड्स एंड अपग्रेड योरसेल्फ अकॉर्डिंगली। इससे रिक्रूटर को पता चलता है कि ये बंदे में पोटेंशियल भी है, बंदा अपनी डेवलपमेंट के लिए काम भी करता है एंड ही इज़ कॉन्टीन्यूसली वर्किंग ऑन हिज इम्प्रूवमेंट्स। वही जो आपने बात की कि अपने लिए भी टाइम निकालता है, और इसका फाइनली बेनिफिट किसको होता है? ऑर्गेनाइजेशन को। Presentation of the CVs. How you present your CV makes a big difference in getting you an interview call. Recruiter does not have time to search for the key skills you have throughout the resume. The font should be professional and should not be different throughout through the different sections of the resume. Do you use too many color and artwork in the CVs? क्या समझ आई इस सेक्शन से कि फॉन्ट हमारा बहुत प्रोफेशनल होना चाहिए, कॉमिक सेंस नहीं होना चाहिए क्योंकि वो कॉमिक्स में यूज़ होता है, या इस तरह का फॉन्ट नहीं होना चाहिए कि जो मुश्किल से पढ़ा जाए। फॉन्ट शुड बी वेरी क्रिस्प, फॉन्ट शुड बी वेरी इजी ऑन द आई एंड शुड नॉट बी डिफ़िकल्ट। कैलीग्राफी वाला फ़ॉन्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि वो पढ़ने में थोड़ा सा आपको टाइम लग जाता है। कलर्स बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होने चाहिए सीवी में। वन थिंग आई कम अक्रॉस क्वाइट अ फ्यू सीवीज़ इज़ कि पिक्चर लोग जो है ना वो प्रोफेशनल नहीं लगाई होती। वो या तो किसी शादी की होती है, किसी कज़न की शादी हुई या किसी का इवेंट हुआ, किसी का वलीमा हो गया, वहाँ पे तस्वीर ली तो वो लगा दी। सो दैट डजंट लीव अ गुड इम्प्रेशन। पिक्चर शुड बी वेरी प्रोफेशनल एंड वेरी टाइडी। इट शुड एम्फसाइज यू। ठीक है, वो पीछे फ्लावर्स नहीं आ रहे होने चाहिए या को पीछे रेड का स्टेज नहीं बनाना चाहिए, पता ऐसे नहीं लगे कि शादी का स्टेज है। कॉमन पिटफॉल्स टू अवॉइड राइटिंग सीवी या रेज्यूमे ऑन द टॉप। ये मैंने पहले भी बात की थी कि सीवी जब पास आता है, इट इज़ अंडरस्टूड कि किसी का सीवी आता है और पहली डॉक्यूमेंट जिस पे बात होती है वो सीवी होता है। सो यू डोंट नीड टू मेंशन कि जी ये मेरा सीवी है। अनप्रोफेशनल ईमेल्स, मैंने ऐसे ईमेल्स देखे हैं, lovelyeyes@gmail.com, killing eyes, ठीक है, सॉरी, हाँ जी, हाँ जी। तो इस तरह के सीवीज़, इस तरह के जो आपके ईमेल एड्रेसेस होते हैं, दे डोंट गिव आउट अ प्रोफेशनल आउटलुक। मैंने ऐसे भी देखा है कि पीएचडी साहिबान्स होते हैं, उनको शायद नॉलेज नहीं होता या दे हैवंट गॉन थ्रू दिस काइंड ऑफ थिंग, तो उन्होंने पीएचडी की होती है लेकिन उनका जो है ना वो ईमेल एड्रेस जो है वो ऐसा ही कुछ हुआ होता है कि टाइगर आइज़ या ऐसे करके कुछ होता है। पहले बना चुके होते हैं, उनको इस्तेमाल करते करते फिर उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, तो इफ़ दैट इज़ द थिंग, तो आप एक नया ईमेल एड्रेस बना लें क्योंकि ईमेल एड्रेस शुड बी प्रोफेशनल एंड शुड बी वेरी क्लोज टू योर नेम। किसी कंपनी का नेम नहीं होना चाहिए या किसी शॉप का नेम नहीं होना चाहिए या किसी फुटबॉल क्लब का भी नाम नहीं होना चाहिए। कोयटा ग्लैडिएटर्स या लाहौर कलंदर्स नहीं होना चाहिए नाम। अनप्रोफेशनल पिक्चर, इस पे पहले हम बात कर चुके हैं कि इवेंट से, किसी शादी से या किसी के वलीमे से या किसी और इवेंट की पिक्चर्स नहीं होनी चाहिए कि जो क्लियरली पता चले कि आपने साथ वालों को क्रॉप कर दिया है और सिर्फ अपना जो है वो दिखा रहे हैं क्योंकि आपके पीछे जो है वो स्टेज आ रहा है।
नॉट ईजी टू रीड एंड कनेक्ट। कुछ फॉन्ट ऐसे होते हैं, कभी कभी जो है वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा गुमी होती है सीवी में, वो आपको देखना पड़ता है। कुछ लोगों ने तरतीब सीवी की ऐसे लगाई होती है कि पहले अपनी अचीवमेंट्स लिख दी कि मैंने यहाँ पे काम किया, मैंने ये काम किए थे, फिर बाद में मेंशन किया होता है कि जी ये इस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम किया था इस दौरान। सो आपको बार बार जो है ना वो पेज पलट के या आपको ऊपर नीचे स्क्रॉल करके आगे पीछे करके देखना पड़ता है कि जी इस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा ये इसने अचीव किया था, इस ऑर्गेनाइजेशन में इसने ये अचीव किया था। सो ट्राई टू बी कॉम्प्रिहेंसिव और एक जगह पे सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्यों? बिकॉज दैट इज़ योर पोर्टफोलियो और यहीं से आपकी सक्सेस है। Wrong order of employment or not mentioning the position, dates of employment, organization, etc. कि आप लोग के किसी ने अगर एम्प्लॉयमेंट अपनी ऑर्डर में नहीं लिखी हुई या पता नहीं चल रहा सीवी से कि पहले कहाँ पे था बाद में कहाँ पे है, तो दैट इज़ अ बिट ऑफ पुटिंग एज वेल, क्योंकि रिक्रूटर को समझ नहीं आती है। आप लोगों को तो पता होता है, जो बना रहा है सीवी उसको तो पता होता है। सो ट्राई टू राइट इट वेरी क्रिस्प एंड क्लियर। सर इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? ट्रेंड से ओल्ड की तरफ या ओल्ड से ट्रेंड? ओल्ड से करंट की तरफ। सो आई वांट टू सी योर मोस्ट रिसेंट जॉब एंड मोस्ट रिसेंट अचीवमेंट्स फर्स्ट। सेम इज द क्वालिफिकेशन? हाँ जी, हाँ जी। सो लेटेस्ट आपकी जॉब पहले आनी चाहिए जो अभी चल रही है या लास्ट आपने जो भी की है, और लेटेस्ट क्वालिफ़िकेशन जो अभी आप कर रहे हैं या लेटेस्ट क्वालिफ़िकेशन जो आपने की है। इसी तरह सर्टिफिकेशंस में भी यही आना चाहिए जी। यहाँ पे सिचुएशन ये है कि लोग मोस्टली लिख देते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ। तो मैं बेसिकली टीचर हूँ, तो मैंने कुछ लोगों से मतलब बच्चों से फीडबैक लिया, तो वो कहते हैं, जब हम उनको कहते हैं कि मैं मिसाल के तौर पे जॉब पे गया हूँ, वो कहते हैं जी आप क्या कर रहे हैं? मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। अच्छा चलें ठीक है, आप ज़बरदस्त ये, उनको अब इंटरमीडिएट वाला बंदा ही चाहिए था, लेकिन वो नहीं कहेंगे। वो कहते हैं जी आप पूछ भी लेते हैं सवाल, क्या आप हमारे पास जॉब करते हुए आप कहेंगे जी आज मेरा टेस्ट है मुझे छुट्टी दे दें, आज यूनिवर्सिटी में ये प्रॉब्लम थी छुट्टी दे दें, आज मेरा पेपर आ गया तो मुझे छुट्टी दे दें। हालांकि आप कहते हो जी मेरा यूनिवर्सिटी का टाइम और आपका टाइम आपस में क्लैश नहीं करता, उसके बावजूद वो आपने, तो फिर क्या करना चाहिए? मुझे आपने कहा कि रिसेंटली देखें, ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है, ये रिक्रूटर टू रिक्रूटर वेरी करता है। मेरे लिए तो कह रहे हैं कि हाँ, मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। मेरा ख्याल है कि इंडस्ट्री वाइज ये बहुत अच्छी बात समझी जाती है कि बंदा अपने आप को अपग्रेड कर रहा है या अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा है या साथ साथ पढ़ भी रहा है, ठीक है। लेकिन उसके साथ ये ज़रूर मेंशन करें, अगर तो आपको 1-2 साल, एक आधे साल में आपकी कंप्लीट हो जानी है क्वालिफ़िकेशन, देन दैट्स फाइन। अगर आपके 4-5 साल लगने और अभी आपने बिल्कुल ही स्टार्ट की है, देन आई बिलीव कि आप उसको अभी छोड़ दें, उसको सीवी पे मेंशन ना करें। इस तरह इंटर है, अगर आपका आखिरी साल है आप मेंशन कर सकते हैं कि ये आखिरी साल है मेरा और या 6 महीने रह गए। लेकिन अगर यही आपने अब किसी ने अपना बीए स्टार्ट किया और उसको 4 साल लगे हैं, पहला सेमेस्टर है, तो वो रिक्रूटर को समझ आ जाएगी कि इसको जो है ना वो एडजस्ट करने में टाइम लगेगा और इसको कई डेज़ ऐसे होंगे कि ये काम नहीं कर सकेगा या ये अपनी प्रेजेंस जो है वो शो नहीं कर सकेगा। सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग कि आपको अगर पता है कि हाथी गुजर गया है, ठीक है, थोड़ा सा रह गया है, तो डू मेंशन इट ऑन द सीवी। टू लॉन्ग और टू शॉर्ट सीवी, कभी कभी ऐसा लगता है कि बंदे ने बहुत कुछ अचीव किया हुआ लेकिन एक पेज पे जो है ना वो उसने सीवी बना दिया होता है। सो दैट इज़ अ बिट, कह लें कि अपनी सारी अचीवमेंट्स कभी कभी एक पेज पे लिखना वो मुश्किल काम हो जाता है। या कुछ लोगों का मैंने सीवी देखा है कि वो पूरी एक बुक होती है, एक बाइबल होती है। मैंने सीवीज़ ऐसे भी देखे हैं 350 सफ़ों का, 400 सफ़ों का, ठीक है, प्रॉपर बाइंडिंग हो के आती है, तो दैट इज़ टू लॉन्ग।
मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पूरा हफ्ता नहीं लगा सकता हूँ कि मैं 400 सफ़ों का सीवी देख सकूँ। आपका सीवी जो रेज़्यूमे है वो मेरे ख़्याल से 2 से 3 पेजेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिक्रूटर्स के पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं, उन्होंने टाइम अपना सेव भी करना होता, उन्हें सिर्फ यही नहीं होता कि उन्होंने सिर्फ सीवीज़ पढ़ते रहना है। आपके ख्याल में जो रिक्रूटर होता है वो कितने मिनट स्पेंड करता होगा एक सीवी में? 2 से 3 मिनट मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं, बिकॉज़ वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, बहुत सारे काम करने होते हैं। सिर्फ सीवीज़ जो है ना वो देखने के लिए जो है ना सारा दिन जो है वो डेडिकेट नहीं किया जा सकता। ग्रामेटिकल स्पेलिंग एरर्स शुड बी अवॉइडेड एट एवरी कॉस्ट। एक बहुत सी आसान सी चीज़ मैं बताता हूँ अक्सर स्टूडेंट्स को कि F7 यूज़ किया करें। स्पेल चेक बहुत सारे लोग नहीं करते, सिर्फ़ एक दफ़ा F7 प्रेस कर दें तो आपके 90 to 95% मसले जो हैं वो हल हो जाएंगे। बहुत 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 बुरा इम्प्रेशन आता है अगर आपके सीवीज़ में स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं। वो एक हमारे पास सीवी आई, उन्होंने लिखा था शायद आई एम अनएबल टू डू दिस, उन्होंने लिख दिया आई एम अनएबल टू डू दिस। तो मेरे बॉस ने कैसी डाल दे काशी में क्या लिखा है। हाँ हमें रिफ्यूज़ कर रहा है वो, हमें किताब में मेरा मैं रिफ्यूज़ कर रहा हूँ आपको। हाँ नहीं, वो दैट इज़ द थिंग, बहुत बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। खैर ये चीज़ तो F7 भी नहीं पकड़ेगा, लेकिन अनदर पेयर ऑफ आइज़। मैं अक्सर कहता हूँ कि आपने जब बना दिया, किसी एक बंदे ने बना ली एक चीज़, तो उससे कई चीज़ें जो हैं वो बार बार पढ़ने पे भी उसको नहीं नज़र आती। सो गेट समबडी एल्स टू डू इट। 5 मिनट के लिए किसी और बंदे को कहें कि आई नीड योर हेल्प, सीवी के जो है ना वो मेरी एक दफ़ा प्रूफ रीड कर दें। तो लाजमी है कि 1 2 3 जो है ना वो गलतियाँ ऐसी निकाल देगा कि जो आप कहेंगे कि यार ये तो मुझे नज़र आई नहीं थी, और F7 ने भी नहीं पकड़ी। नॉट मैंशनिंग द कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेसेस, ईमेल्स, फ़ोन नंबर। मैंने ऐसे भी सीवीज़ देखे हैं कि नाम लिखा हुआ बंदे का, उसने लिखा हुआ है कि आई डोंट नो IT प्रोफेशनल लिखा हुआ है, या HR प्रोफेशनल लिखा हुआ है, या मार्केटिंग गुरु लिखा हुआ है, लेकिन कॉन्टैक्ट डिटेल्स कोई नहीं है। अब CV बहुत अच्छा है, मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन कैसे कांटेक्ट करूं मैं? उस बंदे का ईमेल भी नहीं है मेरे पास, उसने CV पे ईमेल भी नहीं लिखा हुआ, उस बंदे ने फ़ोन नंबर भी नहीं लिखा हुआ। आई कैन नॉट कॉन्टैक्ट हिम। हाँ, एक चीज़ देखी जा सकती है कि अगर तो उसने जिस ईमेल एड्रेस से मुझे ईमेल की है उस पे मैं ईमेल करके उससे कांटेक्ट करूं, लेकिन क्या अगेन मेरे पास इतना टाइम है या नहीं है, दैट इज़ अगेन हिज लक। फनी नेम्स और एब्रिविएशंस ऑफ द नेम। मेरा नाम है फ़हीम रियाज़ चौधरी, अगर मैं लिख दूं FRC या फ़हीम रियाज़ चौधरी लिख के FRC आगे ब्रैकेट में लिख दूं, या मैं FRC ही लिख दूं या FR चौधरी लिख दूं, सो इट डजंट गिव आउट अ गुड इम्प्रेशन। FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है या फ़हीम रियाज़ चौधरी है? सो दैट इज़ अनदर थिंग कि आप एब्रीविएशंस अपने ना यूज़ करें। वो जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन जाएं देन यू कैन यूज़ एब्रीविएशंस। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो एक दूसरे अपने कॉलीग्स को प्रेफर करते हैं कि बुलाएं एब्रीविएशंस के साथ, लेकिन नॉट ऑन द CV, बिकॉज यू नीड टू बी फॉर्मल ऑन द CV. Do not mention CNIC or passport details on your CV. There are certain reasons as well. CNIC पासपोर्ट पे फॉर्जरी भी की जा सकती है, कुछ भी किया जा सकता है, और रिक्रूटर को फ़र्स्ट हैंड आपका CNIC या पासपोर्ट नंबर
नहीं चाहिए, या ही डजंट वांट टू सी कि जी आप कितने फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं या आपने कभी पासपोर्ट बनवाया। इट मींस कि आपने डिफरेंट कंट्रीज़ विज़िट किए हैं। इस स्टेज पे उसको ये चीज़ें नहीं चाहिए। क्या मतलब सीएनए से आमतौर पर लोग लिख देते हैं, नहीं लिखना चाहिए? मेरा नहीं ख्याल कि लिखना चाहिए सीवी, CNIC नंबर नहीं लिखना चाहिए। आपको पता है कि पिछले 2-3 सालों में कितने इस तरह के केसेस आए हैं कि CNIC पे बैंक अकाउंट खुला है और बैंक अकाउंट से आगे जो है ना वो कहाँ से कहाँ बात चली गई। सो स्ट्रेट अवे ओवरसीज़ अगर अप्लाई करते हैं, किसी के पोर्टल पे आप अप्लाई करते हैं, उनको CNIC पासपोर्ट चाहिए आपका, क्योंकि उन्होंने सर्टेन चीज़ें चेक करनी होती हैं, या पासपोर्ट के अगेंस्ट उन्होंने सर्टेन चीज़ें चेक करनी होती हैं। लेकिन स्ट्रेट अवे CV पे मेंशन ना करें प्लीज़। हाँ, जॉब एप्लीकेशन फॉर्म है, उन्होंने आपको भेजा है, आपको पता है कि किसी ऑथेंटिक ईमेल से आया है, इस कंपनी के ईमेल से ही आया है, और उन्होंने फॉर्म पे रिक्वायर किया हुआ है कि आप अपना CNIC मेंशन करें, देन दैट्स फाइन। लेकिन CV पे आई बिलीव कि CNIC और पासपोर्ट नंबर मेंशन नहीं होना चाहिए। फाइल नेम शुड बी द फुल नेम एंडिंग विद द वर्ड रेज्यूमे और CV। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना CV जो है अपडेटेड, बस फ़ाइल का नाम इतना है, या CV इतना नाम है फ़ाइल का, या 1 नाम है फ़ाइल का, 2 है नाम फ़ाइल का, या अगेन एब्रिविएशन लिख दिया, FRC लिख दिया, या कुछ और लिख दिया। नो, राइट। CV होता है, उसमें अपनी चेंजेस करके भेज देते हैं, नाम उसका होता है CV। हाँ जी, ऐसे भी होता है, बिल्कुल होता है। कॉपी ऑफ कॉपी, कॉपी ऑफ फ़हीम, कॉपी ऑफ अली, ठीक है। सो ट्राई टू अवॉइड दिस थिंग एज वेल। मतलब अपने नाम के साथ एंड पे ये लिखें, लुक्स प्रोफेशनल एंड लुक्स वेरी वेरी अप फ्रंट एज वेल। ATS फ्रेंडली CVs कैसे बनाना है, I'll show you a video later on as well। पहले बात करते हैं कि ATS फ्रेंडली CVs की 2-3 चीज़ें जो है वो मैं आप लोगों को बता दूं कि डू नॉट यूज़ टेबल और ग्राफिक्स, ट्राई टू राइट इन द वर्ड फॉर्मेट बट विदाउट एनी टेबल्स, क्योंकि ATS कभी कभी टेबल्स को जो है ना वो स्कैन उस तरह से नहीं कर सकता, इसलिए वो आपके टेबल्स में जो भी आपने कीवर्ड्स लिखे होंगे वो मिस कर जाएगा। यूज़ कीवर्ड्स, ठीक है। और कीवर्ड्स के साथ भी ये कि अगर आपने फॉर एग्जांपल ATS ही आपने लिखा है, या SAP आपकी एक्सपर्टीज़ है कि आपने SAP पे काम किया हुआ है, तो ट्राई टू यूज़ बोथ थिंग्स, कि आप एब्रीविएशन भी यूज़ करें और पूरा नाम जो है वो भी यूज़ करें। जी, क्या समझ आई? उसने ना पहले ये बताया था कि ये ATS मतलब जो कंपनीज है वो यूज़ क्यों कर रही हैं, इसकी एक वजह ये बताइए कि अब कंपनीज में क्योंकि ना डिफरेंट पोजीशन के लिए डिफरेंट लोग चाहिए होते हैं, तो CVs है ना बहुत ज़्यादा आती है, इस वजह से बजाय कि वो अपना टाइम ज़ाया करे, अपने टाइम को सेव करने के लिए इसको बिल्कुल ऐसे ही, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए फिर उसने 10 ऐसे मेथड बताए हैं जिनसे आप ATS के मुताबिक अपनी CV बना सकते हैं, बिल्कुल। इम्प्रूव कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल जो मुझे समझ आया। जी, कोई और? सर इसके लिए फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए, वर्ड का या PDF? आप बेशक PDF यूज़ करें, आप वर्ड यूज़ करें, बट फॉलो दीज टिप्स। सर ये टिप्स की मुझे समझ नहीं आई, उसको बताइए। जी बताएं। क्रोनोलॉजी का हाइब्रिड फॉर्मेट, इसका मुझे नहीं पता चला कि इसका क्या। ठीक है, मैं 1 मिनट, एक और क्वेश्चन है जी। सर अगर हम CV में टेबल या कॉलम यूज़ करते हैं, उसके बाद हम उसको PDF में कन्वर्ट करके वो शेयर करते हैं, तो वो ATS में प्रॉब्लम करेगा? हाँ जी, वो प्रॉब्लम करेगा। हेडर फुटर्स आपके प्रॉब्लम करते हैं। हेडर फुटर नहीं सर। अब मुझे पता है आपने टेबल्स का पूछा, टेबल और कॉलम्स भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और हेडर्स और फुटर्स भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सर PDF में तो वो एडिटेबल नहीं होता।
लेकिन ATS जो है वो उसको उठा के जो है ना वो जिस फॉर्मेट में लेके जाता है, यू डोंट नो कि वो किस फॉर्मेट में लेके जाता है। आपको नहीं आइडिया कि वो आगे जो प्रेजेंट कर रहा है वो किस फॉर्मेट में प्रेजेंट कर रहा है। वो क्या वर्ड में प्रेजेंट कर रहा है या PDF में प्रेजेंट कर रहा है या आई डोंट नो किसी और फॉर्मेट में प्रेजेंट कर रहा है। यू डोंट नो। हमें केयरफुल हो गए। हाँ जी, Where the research work should be added? सॉरी, Where the research work should be added? In context. रिसर्च वर्क आपके एक्सपीरियंस में What experience? It would not different. नहीं डिफरेंट है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सेक्शन वहीं पे होना चाहिए। या अगर आप इवन के एक सेक्शन एंड पे बनाना चाह रहे हैं अपनी पब्लिकेशंस का, Exactly. I want to ask that. हाँ, तो अपनी पब्लिकेशंस का ऐड करना चाह रहे हैं तो वो एंड पे बना लें, लेकिन क्लियरली मेंशन्ड हो कि ये पब्लिकेशंस का सेक्शन है। So only the publication which has been submitted should be added, or the which are under review to be added also. आई वुड से कि जो आपकी टॉप की पब्लिकेशंस हैं वो टॉप पे होनी चाहिए। डेट वाइज रखना चाह रहे हैं वो भी किया जा सकता है, लेकिन आई बिलीव कि जो आपकी W कैटेगरी में हैं, X में हैं, जो अच्छी कैटेगरी में हैं, वो सबसे पहले आनी चाहिए, बिकॉज दैट इज़ योर मेजर अचीवमेंट। और पब्लिकेशंस में ये चीज़ मैटर शायद थोड़ी कम ही करती है कि आपने 3-4 साल पहले कौन सी की थी या अब कौन सी की है। यस, पब्लिकेशंस की बात करें सो इट इज़ अ गुड थिंग कि अगर आप रेगुलरली पब्लिश कर रहे हैं या रेगुलरली जर्नल्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या रेगुलरली कोई बुक आर्टिकल्स लिख रहे हैं, इट इज़ अ गुड थिंग। लोगों को पता होगा कि ये रेगुलर है। लेकिन अगेन आपकी जो आपकी हाईलाइटेड पब्लिकेशंस हैं, जो आपकी सबसे आप कह लें कि जिस पे आप प्राउड फील करते हैं या जो अच्छी कैटेगरी में हैं, वो आप ऊपर रखें। वेब पे बहुत सारे फ्री टूल्स हैं जो कि हमें टिप्स दे सकते हैं, जो कि हमें असिस्ट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट अ पावरफुल CV। सो यूज़ दैम। टिप्स आई हैव सर्टेन, कह लें कि कुछ मेरे सर्टेन पैरामीटर्स हैं जब मैं कोई CV बना रहा होता हूँ या किसी का CV ड्राफ्ट कर रहा होता हूँ, तो what I keep in mind is that I need to tell a story। आप किसी को भी कोई कहानी सुनाएंगे that is more catchy and more attractive, वो उसको याद भी रहेगी। So try to tell a story। Use substantial information to jack up the CV। अगर आपने किसी कंपनी के फाइनेंशियल्स को इम्पेक्ट किया है पॉजिटिव वे में, नॉट इन अ नेगेटिव वे, पॉजिटिव वे में, तो वो ज़रूर मेंशन करें। लोग कहते हैं कि जी मैंने सेल्स जो है ना वो कंपनी की बढ़ा दी। कैसे बढ़ा दी भाई? आप मेंशन करें कि कहाँ से लेके मैं कहाँ तक गया। जब मैंने स्टार्ट किया तो उसकी सेल इतनी थी, जब मैं साल बाद मेरी कंट्रीब्यूशन ये थी कि मैंने सेल जो है वो इतनी बढ़ा दी और इस तरीके से बढ़ाई। दैट इज़ वेरी अट्रैक्टिव फॉर अ रिक्रूटर कि बंदे ने खुद ही मेंशन किया हुआ है कि यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सेल्स बढ़ाई और ये तरीके मैंने अडॉप्ट किए सेल्स बढ़ाने के लिए। कनेक्ट द डॉट्स, अगेन वही बात आ जाती है कि सोचें रिक्रूटर के जहन से कि डॉट्स मैंने कैसे कनेक्ट करने हैं, गैप्स अगर मेरे CV में कोई आ रहे हैं तो वो मैंने कैसे ओवरकम करने हैं। लिंक अप द एक्सपर्टीज़ विद वैल्यू एडिशन, कि ये मेरी एक्सपर्टीज़ थी और इसको यूज़ करते हुए मैंने कंपनी का क्या फ़ायदा किया, कंपनी में क्या वैल्यू ऐड की। टेल हाउ you can contribute to the organization। रिक्रूटर नीड्स टू सी, उसका काम आसान हो जाता है कि जब आप CV पे मेंशन कर दें कि मैं इस कंपनी को मेरे होने से क्या फ़ायदा होगा या क्या मैं चीज़ जो है वो लेके जाता हूँ। बहुत सारे लोग CV में
मेंशन करते हैं आई एम लुकिंग फॉर अ रोल वेयर आई कैन एक्सेल एंड वेयर आई कैन अचीव मोर। आप खुद तो अचीव कर रहे हैं, लेकिन आप ऑर्गेनाइजेशन को क्या ऑफ़र कर रहे हैं? रिक्रूटर इज़ मोर इंटरेस्टेड टू सी दिस थिंग। ये कवर लेटर में भी सर, कवर लेटर में भी बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। रिसर्च अबाउट द पोजीशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। कभी भी सीवी सेंड करने से पहले व्हाट आई बिलीव कि आप रिसर्च कर लें कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो किस किस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है, और करंट उसकी स्टैंडिंग क्या है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज़। सो ये बहुत अट्रैक्टिव होगा अगर मैं एक जॉब एडवर्टाइज़ करता हूँ और मेरे पास एक सीवी आता है, उस सीवी में लिखा होता है कि करंटली आपकी कंपनी जो कि ABC नाम की है उसके रेवेन्यूज़ इतने हैं, और अपनी एक्सपर्टीज़ से अपनी वैल्यूडेशन करके मैं इन तरीक़ों से इसकी सेल्स जो है वो इतनी मैं बढ़ा सकता हूँ। सो इन अनदर वर्ड्स द गाय इज़ एक्चुअली गिविंग मी अ प्लान ही हैज़ इन हिज हेड। तो ये बहुत अट्रैक्टिव चीज़ हो जाती है हमारे लिए कि आप लोगों ने एक ऑलमोस्ट एक वेग सा मुझे प्लान ही दे दिया, और आप लोगों को पता है कि कंपनी कहाँ पे अभी स्टैंड कर रही है और आप उसको कहाँ तक ले जा सकते हैं। बड़ा क्लियर हो जाता है कि यार हमें ज़रूरत है इस बंदे की या नहीं ज़रूरत है। स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए? 12। सीवी राइटिंग के लिए हर जगह पे फॉन्ट की बात है ना, एक फॉन्ट साइज जो है ना वो अच्छा होना चाहिए, जो रीडेबल 12-13 दैट इज़ रीडेबल इनफ। और हेडिंग्स में थोड़ा सा बड़ा कर लें आप उसको, साइज़ को 14 तक कर लें, 15 तक कर लें। Usually when you apply for overseas, they demand the social media accounts too. What's the purpose of that? They want to see your activities? Yes. They want to see the whole personality, because if they can link up your Facebook account, your LinkedIn account, your Twitter, तो वो सारी जो है ना वो स्कैन करते हैं बंदे को, सारी इन्फॉर्मेशन उसको देखते हैं, क्योंकि आप पर्सनैलिटी आपकी कभी कभी ज़्यादा क्लियर हो जाती है कि आप ट्विटर पे क्या पोस्ट कर रहे हैं या फेसबुक पे क्या पोस्ट कर रहे हैं। सो ओवरसीज़ जितनी भी होती हैं एप्लीकेशंस, वो अक्सर जो है वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन मांगती हैं, वो ये चीज़ देखना चाहती हैं। दे वांट टू डिग डीप दैट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू आर। And how we can write our references? References, देखें, it is one of those things where I would say कि I sit on the fence। अगर मुझे कोई पूछे लिखने चाहिए या नहीं लिखने चाहिए, मैं कहता हूँ लिख भी दें तो भी बुरा नहीं है, ना भी लिखें तो इसमें भी कोई मज़ायका नहीं है। सो रेफरेंसेस नॉर्मली राइट एट द एंड, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को रेफरेंसेस तब चाहिए होते हैं इफ़ दे आर थ्रू देयर फर्स्ट इंटरव्यू, फाइनल इंटरव्यू में या फाइनल इंटरव्यू से पहले वो आपसे रेफरेंसेस चाहिए होते हैं। सो अगर आप उनको पहली स्टेज पे देना चाहते हैं रेफरेंसेस, फ़ाइन, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप एंड पे देना चाहते हैं, अगेन दैट्स फाइन एज वेल। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि या फिर बड़ी पोजीशन पे किसी ने जो है ना वो अप्लाई किया हो तो रेफरेंस चेक्स वहाँ पे होते हैं, लेकिन रेफरेंस चेक्स बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे एम्प्लॉयर नहीं करते हैं। सर एक और क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल 100 प्लस सर्टिफिकेट्स किए हैं सर, अगर उनको 1 by 1 हम लिखते जाएंगे, सीवी बिकम वेरी लार्ज,
तो उसको लिखने का क्या फॉर्मूला है? सिंपल एक लाइन में लिखने जस्ट 100 सर्टिफिकेशंस नहीं, सिर्फ रेलिवेंट लिख दें, सिर्फ रेलिवेंट मेंशन कर दें। सर्टिफिकेशंस हर चीज़ जो है ना वो आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपके पास 2-3 काम आपके एक्सपीरियंस है तो वो लोग सारे लिख देते हैं। अब जॉब है एक अकाउंट्स के हवाले से जॉब है, लेकिन आप एक्सपीरियंस लिख रहे हो किसी और चीज़ का, उस वो बंदा कहता है मुझे इस एक्सपीरियंस का आपका क्या फ़ायदा है। वो आप उस जो आपने पीछे बात की है कि वो जो आपकी क्वालिफिकेशन है किसी और चीज़ का जो गैप के लिए शायद वो थोड़ा सा आप उसको बता दो, इसलिए लिखा है ताकि मैं आपको ये बता सकूँ मैं घर में बैठा रहा। हाँ, अदरवाइज बेसिकली जो एक्सपीरियंस है वो मानते हैं वो तो जॉब रिलेटेड रेलिवेंट एक्सपीरियंस। उन्होंने सर ने सवाल किया कि वो जो उनका सर्टिफिकेशन है अगर आईटी की डिपार्टमेंट में जाना उसमें तो जो उनकी सर्टिफिकेशन है वो आईटी की नहीं है तो उनको क्या लेना देना आपने? बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा मैनेजरियल अगर रोल पे आपने अप्लाई किया है या वो उनकी डिमांड मैनेजरियल रोल की है तो सुपरवाइजरी रोल पे या बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे आपने कोई सर्टिफिकेशंस की हैं, सो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन कि अपने आप को आपने डेवलप करने के लिए मैनेजरियल लेवल पे पहुंचाने के लिए कोई अगर सर्टिफिकेशंस की हैं तो वो हमें दिखाएं या वो बताएं कि जिस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग जो है वो मैनेजरियल लेवल पे होती है, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। जो ज़्यादा रेलिवेंट है आप समझते हैं वो मेंशन करें इसमें। सर अचीवमेंट ऑनर्स एंड अवार्ड सर ये लास्ट में आएगा या स्टार्ट में? अचीवमेंट्स अगर तो आपकी जॉब रिलेटेड ही कोई है तो वो आप एक्सपीरियंसेस में ही मेंशन कर सकते हैं। अवार्ड्स आपके एंड पे। तो मैंने एक और चीज़ देखी है उसमें भी आपने राय दीजिएगा कि एक पोस्ट आई है अभी हम बात करें तो उससे पहले भी क्या हम उसकी क्वालिफिकेशन जो जॉब है आपकी क्वालिफिकेशन उससे काफ़ी हाई है तो आप उस पर अप्लाई करते हो तो आपको जॉब रेलिवेंट क्वालिफिकेशन लिखनी चाहिए जो आपकी मुकम्मल क्वालिफिकेशन वो लिखनी चाहिए? नहीं, आप कंप्लीट अपनी क्वालिफ़िकेशन लिखें। अगर तो आप ओवर क्वालिफाई करते हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है, आउट ऑफ डेस्परेशन बंदा कभी कभी अगर जॉबलेस है तो उस जॉब के लिए अप्लाई कर देता है, लेकिन आई हैव फेल्ट के सर्टेन टाइम्स पे बंदा ओवर क्वालिफाइड अगर एक थोड़े लोअर लेवल की जॉब कर रहा है तो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर हिम आफ्टर 6 months या सर्टेन टाइम के बाद कि वो उसको फ़ील होना शुरू हो जाता है कि मैं बहुत ज़्यादा जो है वो अपने दोबारा करियर में पीछे चला गया हूँ। सो यू डू नीड टू सी कि आप किसी जॉब के लिए ओवर क्वालिफाई करते हैं। इसी तरह से जिस तरह हम देखते हैं कि जी हम अंडर क्वालिफाइड तो नहीं हैं। अगर किसी ने कंप्लीट सीए मांगा हुआ है और किसी ने सिर्फ सीए फाउंडेशन क्लियर किया हुआ है, देन यू नो कि यार मेरा यहाँ पे जो है ना वो compete करना जो है ना इस जॉब के लिए मुश्किल है। सो ये भी ना करें कि अपने आप को, अगर किसी ने सीए इंटर मांगा हुआ है और आपने सीए कंप्लीट किया हुआ है तो उसके लिए अप्लाई। जो रिक्रूटर है उसकी क्या सोच होगी अगर उसने ज़्यादा लिखती है क्वालिफिकेशन? ओवर क्वालिफाइड उसको नहीं नहीं करेगा मतलब जो भी आपने बात की। हाँ जी, हाँ जी, 6 बाद फुल फ्रस्ट्रेट हो जाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर ये हॉबीज़ और इंटरेस्ट जो हम देखते हैं इसका क्या लिखना चाहिए और क्या इसका इम्पैक्ट आएगा? देखिए मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो नहीं लिखता हूँ। मेरी कुछ पर्सनल हॉबीज़ हों अगर, कि अक्सर लोग लिखते हैं कि जी क्रिकेट, अक्सर लोग लिखते हैं वॉचिंग मूवीज़, रीडिंग बुक्स, ठीक है, वो एक हॉबी है आपकी, पर्सनल हॉबी है। उससे कंपनी को क्या फ़ायदा होने वाला आई डोंट नो कि उससे कोई। हाँ जी, बिकॉज आई हैव डन दिस थिंग मैंने एक दफ़ा लिख दिया था अपनी हॉबीज़ में चेल्सी फुटबॉल क्लब मैंने लिख दिया था, ठीक है। तो वो जिस तरह मैंने शुरू में भी इधर मेंशन किया था, तो किसी ने मुझसे पूछ लिया हाँ जो चैम्पियंस लीग जीती थी चेल्सी ने उसकी स्टार्टिंग लाइनअप
याद है आपको? मैंने कहा हाँ जी, मुझे स्टार्टिंग लाइनअप याद है कि हमने इन प्लेयर्स के साथ स्टार्ट किया था। उसने कहा कि जी उस मैच में कितने फाउल हुए थे? मैं कहा नहीं मुझे नहीं याद। कहते हैं कि ठीक है, आपने फिर ध्यान से वो मैच नहीं देखा, इसका मतलब है कि आप सही फ़ैन नहीं हैं। सो बंदा कभी कभी खुद भी फंस जाता है। सो एक आपकी हॉबी है, वर्क रिलेटेड अगर है दैट्स फाइन, उसको ज़रूर मेंशन करें। लेकिन अगर किसी की हॉबी है स्लीपिंग, किसी को हॉबी है स्विमिंग, किसी आजकल मेरी तो हॉबी स्लीपिंग है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो टाइम दूँ, मेरी नींद पूरी नहीं हो रही, मैं तो कोशिश करता हूँ कि मेरी जो ये हॉबी बन जाए। तो पिक्चर के हवाले से आपने बात की, पिक्चर के वाले से आपने कहा था कि वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। हाँ जी। मैं थोड़ा साइड करना चाहता हूँ कि कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जैसे कि मॉडलिंग की है या एक्टिंग की तरफ जा रहे हो, तो वहाँ पे फिर वो टाई वाली नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे हाँ। पूरी वाली होनी चाहिए। नहीं वो तो देखें, ऐसी जॉब्स जहाँ पे आपने किसी प्रोडक्शन में क्या लें कि टीवी प्रोडक्शन में अप्लाई करना है या कहीं पे मॉडलिंग के लिए अप्लाई करना है, दे आस्क फॉर अ पोर्टफोलियो, दैट इज़ रादर अ पोर्टफोलियो नॉट योर सीवी। तो पोर्टफोलियो में तो आपने मॉडलिंग करके दिखानी है, या मॉडलिंग की आपकी पिक्चर्स हों, या आपका जो है वो वीडियो में हो आपका पोर्टफोलियो, वो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। वी आर टॉकिंग अबाउट सीवीज है, तो पोर्टफोलियो एक डिफरेंट चीज़ है। Sir, what do you suggest about CGPA? Should we have to write it or not? हाँ जी, अगर आपका CGPA बहुत अच्छा है तो डू मेंशन इट। अगर आपने गोल्ड मेडल लिया है डू मेंशन इट। पता हो कि यार ये आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट रहा है अपनी क्लास में। आई नो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन इतनी आसानी से नहीं मिलता, मेरे जैसे नालायक को तो खैर शायद ना ही मिले, लेकिन अगर वहाँ से किसी ने गोल्ड मेडल लिया है, इट्स नॉट एन ईजी जॉब। या रेक्टर का या जो भी आपका VC होता है या जो भी होता है उसका अवार्ड किसी को मिला है, तो इट्स नॉट ईजी। तो दैट इज़ योर अचीवमेंट, ज़रूर मेंशन करें उसको। कॉमन परसेप्शन ये भी है कि ज़्यादा जो पढ़ने वाले लोग होते हैं दे आर नॉट गुड फॉर द जॉब, वहाँ पे अच्छा फिट नहीं करते गोल्ड मेडलिस्ट, उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होता है प्रोफेशनल। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि गोल्ड मेडलिस्ट ज़्यादा पढ़ने वाला ही हो। स्मार्ट पढ़ने वाला जो है ना वो आजकल गोल्ड मेडलिस्ट बन सकता है। मैंने अपने टाइम में बहुत पढ़ा है, लेकिन मैं शायद कभी गोल्ड मेडल नहीं ले सका हूँ। इसकी ये वजह है कि मैं शायद कभी स्टूडेंट लाइफ में मुझे पता नहीं था कि मैंने स्मार्ट वर्क कैसे करना है। हार्ड वर्क बहुत किया है। आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ स्मार्ट वर्क। कि आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ पे मैंने जो है ना वो एफ़र्ट करनी है और कब एफ़र्ट करनी है और किस तरह से एफ़र्ट करनी है। जैसे हमें सीवी पर एक टीचर लगानी है, तो उसमें हम आपने कहा था कि शादी ब्याह का जो बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, हम उसको रिमूव करके ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए जैसे हम हाँ, जैसे आपकी प्रोफेशनल पिक्चर्स होती हैं, जैसी भी आप स्टूडियो में जाके प्रोफेशनल पिक्चर्स ले सकते हैं वाइट बैकग्राउंड के साथ, लाइट ब्लू बैकग्राउंड के साथ, या इवन के डार्क भी अगर ग्रे भी हो जाए जिस तरह मेरी है बैकग्राउंड, लेकिन इट शुड लुक प्रेजेंटेबल, शुड बी विदाउट एनी स्टेज बिहाइंड, कोई भी फ्लावरी अरेंजमेंट्स नहीं होनी चाहिए, कोई इस तरह की इवेंट की पिक्चर नहीं लगनी चाहिए। कोई ऑफिस की सीन या फिर कोई ऑफिस में कोई नहीं, ट्राई टू कीप इट वेरी प्लेन, ट्राई टू कीप इट वेरी क्रिस्प प्लेन, कोई भी बैकग्राउंड आपके पीछे ना आए। सर हाउस एड्रेस लिखना चाहिए? बिल्कुल लिखना चाहिए, बिल्कुल लिखना चाहिए। सर और पूछना था कि डिफरेंट मेंबरशिप्स होती हैं, फॉर एग्जांपल वेस्टर्न सोसाइटी ऑफ टेक्नोलॉजी की मेंबरशिप या माइग्रेंट डेमोक्रेटिक साइंस की, या जैसे पाकिस्तान में अगर आप जिम खाना की मेंबरशिप या किसी और की, तो इसको मेंशन करना चाहिए। देखें, अगर तो ये आपके जॉब में आपको लगता है कि हेल्प कर सकती है या हेल्प करती है, सो व्हाई नॉट। किसी ने MSc क्रिमिनोलॉजी की हुई है और जो आपने सोसाइटी बताया उसकी मेंबरशिप है उसके पास, तो दैट कैन बी वेरी हेल्पफुल इन योर जॉब, तो व्हाई नॉट मेंशन करें। हाँ, मेंशन करें, बिल्कुल मेंशन करें उसको एंड पे। हाँ जी, मेंशन करें। सर एक चीज़ और आई थी अपनी कि अक्सर ये लड़कियों के हवाले से या फीमेल्स के हवाले से कि वो जब अपनी CV डिज़ाइन करते हैं तो नंबर मोस्टली अपने भाइयों का या फादर का लिख देते हैं।
अब होता है कि जब उनको कॉल करें तो आगे से कहती हैं अच्छा जी मैं कार जाके तो गल करा दूँ, तो वो उस लड़की को क्या चाहिए कि अपना ही नंबर दे, तो क्या करे इसके बाद उसको क्या करना चाहिए? नहीं, अपना ही नंबर मेंशन करना चाहिए, बिकॉज़ अगर तो आपने जॉब करनी है, ये डिसाइड कर लिया हुआ है हमारी जैसी सोसाइटी में कि आपने जॉब करनी है, जहाँ पे ख़वातीन की जॉब करने वाली की का तादाद काफ़ी कम है, लेकिन अगर आपने डिसाइड किया है कि जॉब करनी है, सो यू शुड बी एबल टू पुट योर फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस ऑन दैट, रादर दैन कि जी रिक्रूटर कॉल कर रहा है और वालिद साहब का नंबर लिखा हुआ है, वो अभी बाहर गए हैं खाना लेने या रोटियां लेने या अफ्तारी का सामान लेने, तो कहते हैं कि जी मैं घर जाके बात करवा दूंगा, और वो कभी उनको शायद भूल भी जाता हो कि मैंने बात करानी थी, या इस दिन या नंबर मिक्सअप हो गए हैं कि जी किस नंबर से कॉल आई थी, नंबर सेव नहीं है। तो ट्राई टू कीप दैट थिंग इन द CV एज वेल, कि अपना जो है ना वो अपने क्रेडेंशियल्स, बिकॉज दिस इज़ यू ऑन अ पीस ऑफ पेपर, नॉट योर father or brother or husband or somebody else. It is you on a piece of paper. सर आप डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स अटेंड करते हैं, उसको भी मेंशन करना चाहिए? देखें, एकेडमिक लोग तो मेंशन करते हैं इन चीज़ों को, सेक्शन बना होता है, लेकिन ये अक्सर पब्लिकेशंस के बाद आना चाहिए, बिकॉज पब्लिकेशन इज़ मोर अबाउट यू। कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, यस यू कैन मेंशन दैट, लेकिन वही जो रेलिवेंट है। सर जैसे कि अभी मेरे पास किसी जॉब का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग जहाँ पर मैंने कोर्स किया हुआ है, अगर मैं किसी जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ तो मैं उसको मेंशन कर दूँ या नहीं, जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नहीं है? नहीं, आप देखें, आपका तो जिस तरह से आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, तो आपको तो अपने पोर्टफोलियो के थ्रू जो है ना अप्लाई करना चाहिए। आपका तो ज़्यादा एम्फेसिस CV में ये होना चाहिए कि अगर कोई आपने वेबसाइट डिज़ाइन की है या कोई और प्रोजेक्ट जो है वो आपने किया है, तो वो आपका पोर्टफोलियो है, और वो आपकी एप्लीकेशन को, आपके केस को ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा। तो अप्लाई थ्रू योर पोर्टफोलियो। आपकी तो फील्ड ऐसी है कि आपको अगर काम आता, लोग कहेंगे जी अब आप आ जाएं, अपना पोर्टफोलियो दिखाएं। CV तो वो आपका देखना भी पसंद नहीं करेंगे कि ये पहले क्या करता था, वो कहेंगे कि आप सिर्फ अपना पोर्टफोलियो दिखाएं, क्या कर सकते हैं, किस टेक्नोलॉजी पे काम करना आता है, बाकी बातें बाद में करते हैं। सर CV में भी आपने जैसे कि देखा होगा टैबलेट्स होते हैं, उसमें भी डिज़ाइन बने होते हैं, अगर हम उस तरह का डिज़ाइन बनाकर अपनी CV डिज़ाइन करें? बिल्कुल किया जा सकता है, कोई, इसीलिए मैंने कहा कि कोई फॉर्मल, कोई भी यूनिवर्सल स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स उसमें ऐड कर देंगे, या कुछ लोगों ने बनाया ही शायद एडोब इलस्ट्रेटर पे होता है CV, या किसी और चीज़ पे बनाया होता है CV, और वो ATS फ्रेंडली नहीं होता, देन दैट इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट कि आप को जॉब के लिए कॉल आएगी। ऑनलाइन अप्लाई करना फिर तो ATS का लाजमी ख्याल रखना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, अगर आपको पता है कि ये कंपनी ATS यूज़ नहीं करती है, इनके पास ATS नहीं है, बाय ऑल मीन्स आप अप्लाई करें। ये ATS यूनिवर्सली अडॉप्टेड? हाँ जी, हाँ जी, सिमिलर पैरामीटर्स पे चलते हैं, डिफरेंट ATSs हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सारों के जो है ना वो पैरामीटर्स सिमिलर हैं। एनी मोर क्वेश्चंस? Thank you very much for your time, ji. Thank you for having me.